फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं मेघा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर मेघा स्टडी सर्कल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं 16 मार्च 2023 यानी आज जो पटवारी का एग्ज़ाम पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन। तो मैं 15 मार्च के भी जो है क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के लिए आज का जो 16 मार्च का पेपर हुआ है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इससे आपको काफ़ी अपने पेपर में जो आगे आपके पेपर होने वाले हैं उसमें हेल्प मिलेगी। और जिन लोगों का आज 16 मार्च का पेपर हुआ है वो लोग भी देख सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने क्वेश्चन गलत रहे। तो वीडियो को बिना बढ़ाए हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंका था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन था दोस्तों 87.58 मीटर। ठीक है, 87.58 मीटर। ओके दोस्तों, तो इसकी हम थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ मैं, जिससे क्या है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है टिक करके आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इससे कुछ रिलेटेड आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ कि वह जो नीरज चोपड़ा हैं वो भाला फेंक खेल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जो नीरज चोपड़ा हैं 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये स्वर्ण पदक जो है जीत चुके हैं। यह 2018 एशियाई खेलों में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। इन्होंने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, भारत के नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद ओलंपिक चैंपियन बनने वाले केवल दूसरे व्यक्तिगत भारतीय एथलीट बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अभी भाला फेंक में जो विनर हुए हैं वो नीरज चोपड़ा हुए हैं। ठीक है, तो उनकी डिटेल्स जो है हमने पढ़ ली है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। अनुच्छेद पूछा गया है दोस्तों। ठीक है ना, तो अनुच्छेद को मतलब किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, दोनों की बैठक। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 है जो, उसमें इन दोनों की बैठक जो है संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसका डिटेल्स हम थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करती है। ठीक है ना, इसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उस टाइम अनुपस्थिति में होती है तो जो डिप्टी स्पीकर होता है वो इसका जो है अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ। ठीक है, जो मलेरिया के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है उसका नाम हमें बताना है। तो प्लाज्मोडियम जो इसका होता है प्रोटोजोआ, ये उत्तरदायी होता है। इसके कारण जो है हमें मलेरिया रोग हो जाता है। ठीक है ना, कौन सा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने इसके थोड़ा और डिटेल्स हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रमुख रोग का हम चर्चा करेंगे। देखिए, जीवाणु जनित रोग कौन से होते हैं। 15 तारीख के पेपर में भी ये पूछा गया है कि जीवाणु से कौन से रोग फैलते हैं और विषाणु से कौन से। ठीक है ना, तो ये इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए थोड़ा ये रोग किससे कौन सा रोग होता है ये थोड़ा आपको डिटेल्स में बता दूं। ठीक है, क्योंकि 15 तारीख के पेपर में ही पूछा गया, आज के में ही पूछा गया, शायद आगे के और पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो जीवाणु जनित रोग मैं आप लोगों को बताती हूँ। टीबी है, फ्लैग है, टेटनस है, टाइफाइड, कुष्ठ, काली खांसी, हैजा, ये जीवाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, वायरस जनित रोग कौन से होते हैं दोस्तों, मम्स, मिजल्स, रेबीज, चिकन पॉक्स, एड्स और हेपेटाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। ठीक है ना, और भी होते हैं, जैसे कि गंदे पानी का सेवन करने से, गंदे जल का सेवन करने से, यानी गंदे जल और गंदे भोजन से जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों वो होता है पोलियो, पीलिया, हैजा, टाइफाइड। ठीक है, आनुवांशिक रोग दोस्तों, जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और थैलेसीमिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मध्य प्रदेश का लिंगा अनुपात कितना है।
ठीक है ना। प्रेजेंट में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। तो कितना है दोस्तों, सेक्स रेशो जो है मध्य प्रदेश का वो 9:1 है। ठीक है। एमपी की साक्षरता 70.63% है, भारत की 74% है। ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से देख कर जाइए, ये 15 तारीख के यानी कल के पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध डांस है। भरतनाट्यम की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम नाम सुन के हमारे मन में यही आता है क्या, इसका। ठीक है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय डांस होता है। ठीक है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। तमिलनाडु का जो है ये डांस है। ठीक है। यह जो डांस है ये दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है ना दोस्तों, ये इसका डिटेल्स हम थोड़ा आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पतली रेत कौन से टापू में रहती है। सबसे ज़्यादा पतली रेत तो हनुवंतिया टापू जो है दोस्तों, हनुवंतिया टापू, इसमें काफ़ी पतली रेत पाई जाती है। ठीक है ना, काफ़ी पतली रेत रहती है। ठीक है। इसका अगर हम डिटेल्स पढ़ें थोड़ा तो इंदिरा सागर बांध के निर्माण से उत्पन्न हुई मेड़ के कारण एक विशाल झील का जन्म हुआ। ठीक है। इस झील की पर्यटन के रूप में महत्ता जानते हुए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इस स्थान को एक उत्तम पर्यटन स्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। ठीक है ना, ये घूमने फिरने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और इसको अच्छी जगह के रूप में विकसित किया। ठीक है ना। वर्तमान में टापू पर मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का एक होटल उपलब्ध है, हनुवंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, इस पर एक होटल भी खोल दिया है जिसका नाम क्या है, हनुवंतिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए इस स्थान के आसपास कई सारे पंछी, कई सारे पशु देखे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 7वें क्वेश्चन पे दोस्तों हम आ गए हैं। देखिए सतखंडा महल कहाँ स्थित है। सतखंडा महल की अगर हम बात करें तो ये दतिया में स्थित है। सतखंडा महल कहाँ स्थित है दोस्तों, दतिया में। ठीक है। इसका अगर हम डिटेल्स थोड़ा देखते हैं तो इसे बुंदेलखंड के जो शासक थे महाराजा वीर सिंह देव ने मुग़ल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया था। क्या बनवाया था, सतखंडा महल बनवाया था। दतिया महल 7 मंजिला है। जो दतिया में ये सतखंडा महल है ये 7 मंजिला है, नाम से ही पता चल रहा है सतखंडा। ठीक है ना, तो 7 मंजिल। इसमें 2 मंजिल जो हैं वो तह खाने में स्थित हैं। ठीक है ना, यह केवल पत्थर और ईंटों से बना हुआ है दोस्तों, इसमें लोहा लंगड़ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ओनली पत्थर और ईंटों से बना हुआ है। इस प्रकार पूरी 7 मंजिला इमारत बिना किसी धातु या फिर मतलब ओनली पत्थर और ईंटों पे ही टिकी हुई है। ठीक है ना। ओके, इसका हम पढ़ लेते हैं कि दतिया महल भारत के इंडो इस्लामिक स्थापक के महान उदाहरणों में से एक है। ठीक है, ये डिटेल्स आप लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के मैच हो सकते हैं आगे के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो 8 हम क्वेश्चन पे अपने आ गए हैं। प्लासी युद्ध के बारे में दोस्तों आज के पेपर में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध दोस्तों इसका आंसर होगा 23 जून 1757 में जो है हुआ था। 23 जून 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो बंगाल के उसके बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जो ये युद्ध को जीत लिया और भारत में अंग्रेज़ों के लिए निर्णय ये साबित हुआ। 9 पे हम आ गए हैं। 9 वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिटेल्स आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको डिटेल्स ओनली पढ़ कर सुना रही हूँ, इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, 9 पे मैं चलती हूँ। 9 क्वेश्चन है हमारा, संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे ही है। कुछ बच्चों ने उस टाइप का मुझे क्वेश्चन भेजा है, कुछ बच्चों ने इस टाइप का क्वेश्चन भेजा है कि मैम ऐसे पूछा गया था, कुछ ने बोला कि मैम ऐसे पूछा गया था। क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, संयुक्त बैठक के ऊपर ही क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में बुलाई जाती है। ठीक है ना, तो 108 अनुच्छेद में बुलाई जाती है। इसका डिटेल्स मैं आप लोगों को ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, हम देखिए 10वें क्वेश्चन पे अपने आ गए हैं। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
MSME की स्थापना कब हुई? तो देखिए दोस्तों, MSME की स्थापना हुई है अपनी 5 अप्रैल 2016 में। कब हुई है दोस्तों? 5 अप्रैल 2016, अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016। ठीक है, इसका हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, क्यों जाने जाते हैं? ये आर्थिक जो विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के रूप में। MSME को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य MSME के लिए ऐसी नीतियां बनाना है जो कि उन्हें विकसित करने के साथ साथ सक्षम भी बनाएं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे हम आ गए हैं कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है, ये हम सब लोग जानते हैं कि पंचमढ़ी सतपुड़ा के पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, सतपुड़ा पर्वतमाला में। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के हिल स्टेशनों में से एक है। मध्य प्रदेश में जो हिल स्टेशन है उनमें से एक बहुत ही फेमस नाम है किसका दोस्तों? पंचमढ़ी का, जिसे सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, सतपुड़ा की रानी किसे बोलते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आप पंचमढ़ी को टिक कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं, बहुठी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? बहुठी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा। ओके दोस्तों, रीवा में जो है बहुठी जलप्रपात स्थित है। यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह सैलन नदी के किनारे है। ठीक है ना, सैलन नदी पर पड़ता है ये बहुठी जलप्रपात। ओके, बहुती जलप्रपात की अगर हम और बात करते हैं तो यह मऊगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो तमसा या टोंस नदी के लिए एक सहायक नदी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 198 मीटर है। इसे नाइक पॉइंट, निक पॉइंट या फिर निक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसे नाइक पॉइंट, निक पॉइंट या निक के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, अगर ये पूछ लिया जाता है कि नाइक पॉइंट जलप्रपात कहाँ है, निक जलप्रपात कहाँ है, ठीक है ना, तो ये बहुती को ही नाइक, निक और नाइक पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 पे। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट कब हुआ था? ठीक है ना, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम में पहला वनडे क्रिकेट कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1988। ओके, 22 जनवरी 22 जनवरी 1988 में जो है दोस्तों ये पहला वनडे क्रिकेट हुआ था। ओके, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर है वहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, पहला मैच इसमें 22 जनवरी 1988 यानी 22 जनवरी 1988 को हुआ था, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। ठीक है, यह मूल रूप से महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर एक हॉकी स्टेडियम था। ये स्टेडियम किसके ऊपर था? जो बहुत ही महान एक हॉकी खिलाड़ी थे जिनका नाम था रूप सिंह, उनके नाम पर ये स्टेडियम बनाया गया था और ये पहले हॉकी का स्टेडियम था। ओके दोस्तों, तब इसका नाम रूप सिंह स्टेडियम रखा गया है। ये ग्वालियर के, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बनास नदी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह राजस्थान में स्थित है, बनास नदी। ओके, राजस्थान में स्थित है। बनास नदी की अगर हम डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों तो हम जानेंगे कि बनास नदी पूरी तरीके से पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है। ठीक है ना, पूरी तरीके से राजस्थान के भीतर स्थित है ये। यह चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो खुद यमुना की सहायक नदी है जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास नदी की लंबाई की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 512 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। बनास नदी की उत्पत्ति की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बैरोन का मठ जो है उससे जो बनास नदी की उत्पत्ति होती है, बैरन का मठ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? अगर हाल ही में हम बात करते हैं तो खजुराहो नृत्य का जो है 49वें जो महोत्सव है उसको आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, 49वें। अगर हम इसका और डिटेल्स जानते हैं तो 20 फरवरी 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के सांसद तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने 7 दिवसीय
49वीं खजुराहो नृत्य समारोह 2023 का शुभारंभ किया। ठीक है, ये शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, तो किसने किया है, विष्णुदत्त शर्मा ने। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शंख को किसने परास्त किया। ठीक है, तो शंख को किसने परास्त किया दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो उन्होंने शंख को परास्त किया था। ठीक है, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रदेव तृतीय को पराजित करके शंख वंश का पतन कर दिया था। रुद्र सिंह तृतीय भारत में अंतिम शक शासक था जिसकी हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी और शकारी की उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि अखंड भारत की स्थापना किसने की। अखंड भारत की स्थापना किसने की दोस्तों, अखंड भारत की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सारे क्वेश्चन जो है आज के पेपर में पूछे गए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत की स्थापना की है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास में प्रथम चक्रवर्ती सम्राट बने जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ये तो हम जानते हैं। उन्होंने नंद वंश के शक्तिशाली मगध सम्राट घनानंद को हराया था। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है कि 2021 में मध्य प्रदेश के 32 जिलों में क्या हुआ था। ठीक है ना, 32 जिलों में क्या हुआ था दोस्तों, तो चिकित्सक संपर्क यात्रा जो है निकली थी, चिकित्सक संपर्क यात्रा हुई थी। ठीक है, ये क्यों हुई थी इसका हम थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ चिकित्सक संपर्क यात्रा निकाली गई थी। ठीक है ना, ग्वालियर से शुरू हुई थी ये यात्रा और 32 जिलों से होकर जो है 7 फरवरी को ये भोपाल पहुंच गई थी। ठीक है, ये यात्रा दोस्तों कहाँ से शुरू हुई थी, ग्वालियर से शुरू होकर 32 जिलों से होते हुए और ये यात्रा एंड में भोपाल जाकर रुक गई थी 7 फरवरी को। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 19वें पे। नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था। तो नाबार्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है ना, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। NABARD नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना B शिवरामन सिमती की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 20, हम 20 पे आ चुके हैं। तो हमारा 20 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उदयगिरी में 12 मंदिर किस गुफा नंबर में देखने को मिलता है। तो ये गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। ठीक है, किस गुफा में देखने को मिलता है, गुफा नंबर 5 में देखने को मिलता है। उदयगिरी गुफाएं जो 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों के मध्य प्रदेश के विदिशा के पास 22 रॉक कट गुफाएं हैं। ठीक है ना, उन्हें उदयगिरी गुफाएं कहते हैं। गुफा को एक उथली जगह की तरह, जो गुफाएं हैं ये एक उथली पुथली जगह की तरह दिखती हैं। गुफा में 12 अवतार के रूप में विष्णु का प्रसिद्ध पैनल है। ठीक है ना, उदयगिरी गुफाओं की कुल संख्या दोस्तों 20 है। ठीक है ना, उदयगिरी गुफाओं की कुल कितनी संख्या है, 20 हैं। गुफाओं की संख्या 1, 3, 4, 6 और 13 में ज़्यादा मूर्तियाँ और शिलालेख हैं एवं गुफा क्रमांक 19 जो 19 नंबर की गुफा है वो सबसे बड़ी गुफा है। गुफाओं में चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई हैं उनमें चट्टानों को काटकर पानी की टंकी बनाई गई है गुफाओं के अंदर। तो कुछ के शीर्ष पर मंदिर और स्मारक बनाए हैं। कहीं तो चट्टानों को काट के दोस्तों पानी की टंकी बनाई गई है और कहीं जो है चट्टानों को काट के क्या बनाए गए हैं, मंदिर और स्मारक हैं जो बनाए गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 सामाजिक अर्थव्यवस्था से दोस्तों प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये डिटेल्स अभी मुझे इसका पता नहीं है कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ऑप्शन दिए गए थे, ये मुझे कुछ नहीं पता है। बस मुझे ये पता है, बच्चों ने ये बताया कि सामाजिक अर्थव्यवस्था से एक मैम क्वेश्चन बना हुआ है अपना। विक्रमादित्य से भी एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए हम साइंस के पोर्शन पे आ गए हैं। साइंस से हमारा क्या क्वेश्चन बने हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगी कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो ये अयस्क किसका है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है ना, किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट का अगर हम डिटेल्स थोड़ा देखते हैं
तो बॉक्साइड चट्टान काफ़ी हद तक हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिश्रण से बनी होती है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइड उनके निपेक्षों की उत्पत्ति और भूगर्भित इतिहास के अनुसार भौतिक रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दोलन किस प्रकार गति करता है। दोलन से क्वेश्चन बना है दोस्तों कि दोलन किस प्रकार जो है गति करता है। तो ये रैखिक गति करता है। कैसी करता है दोस्तों? रैखिक गति। ठीक है ना, लाइनर मोशन। ठीक है ना, कैसी गति करता है दोस्तों? रैखिक गति करता है। एक सीधी रेखा पर एक आयामी गति एक एथलीट की तरह एक सीधी पटरी पर जो है ये गति करता है। इसका डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि परमाणु जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, उसका प्रतीक क्या होता है। तो इसका आंसर है कि रासायनिक तत्वों के नामों के संक्षिप्त रूपों को रासायनिक प्रतीक कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जीवाणु जो पौधों की जड़ में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। वो जीवाणु जो पौधों की जड़ में रहते हैं उनको दोस्तों राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? राइजोबियम कहते हैं। ठीक है ना, वह जीवाणु जो फलीदार पौधे की जड़ पिंड में सहजीवी रूप से रहता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? राइजोबियम बोलते हैं। इसका ये जो है डेफिनेशन मैंने दी हुई है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि विटामिन डी किससे प्राप्त होती है। विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? ठीक है, तो विटामिन डी दोस्तों किससे प्राप्त होती है? अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और मक्खन ये मुख्य स्रोत हैं। ठीक है ना, धूप से भी जो है विटामिन डी हमको मिलती है। ठीक है, विटामिन डी के मैं आपको और बताती हूँ कि विटामिन डी के स्रोत क्या हैं। इसके मुख्य जो विटामिन डी के स्रोत होते हैं, इसके मुख्य स्रोतों में अंडे का पीला भाग आता है। ठीक है ना, मछली का तेल, विटामिन डी युक्त दूध, मक्खन। ठीक है ना, ये रहता है। इनके अलावा मुख्य स्रोत धूप सेंकना भी होता है। धूप सेंकने से भी जो है विटामिन डी हमको पूरा मिल जाता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य की किरण से कौन सा विटामिन होता है? देखिए अभी हम उसी की बात कर रहे थे, तो ये हमें क्वेश्चन मिल गया कि सूर्य की किरण में हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ठीक है, बच्चों ने कुछ ने इस टाइप से क्वेश्चन पूछा, ये दोनों नहीं आए होंगे दोस्तों, या तो ऊपर वाला आया होगा विटामिन डी से रिलेटेड या फिर ये वाला आया होगा। क्या है, बच्चे अपने अपने मतलब उससे वैसे क्वेश्चन मुझे भेजता है कि मैम विटामिन डी से आया हुआ है, तो मैंने इसलिए ये भी रख लिया है, शायद ऐसे पूछा गया हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। ठीक है ना, आप जो है मैं आपसे ये बोलूँगी कि जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएं तो जो जितने भी विटामिन हैं उन सब के जो है दोस्तों रासायनिक नाम एक बार ज़रूर याद करके जाएं। ये नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए आज के पेपर में पूछ लिया गया है, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम पूछ लिया गया है। तो इसका रासायनिक नाम दोस्तों रेटिनॉल है। ठीक है, यह विटामिन वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए। और विटामिन ए जो होता है ये इसका मुख्य स्रोत क्या होता है? पौधों से जो प्राप्त बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है। तो एंटीबॉडी का निर्माण दोस्तों कौन करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली की मेमोरी सेल्स। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में खास सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। कोशिका का रसोई घर है। कोशिका का रसोई घर, कोशिका अपना खाना कहाँ बनाती है? कोशिका का रसोई घर क्या है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक। ठीक है, मेहंदी में कौन सा तत्व होने के कारण मेहंदी लाल रंग देती है? कौन सा तत्व होता है मेहंदी में जिससे मेहंदी हमारे हाथ को लाल रंग दे देती है? तो कौन सा तत्व होता है दोस्तों? टैनिन। कौन सा तत्व होता है मेहंदी में? टैनिन। टैनिन, मेहंदी में टैनिन नामक यौगिक दोस्तों पाया जाता है, जो कि प्रोटीन, त्वचा, नाखून, बालों में पाए जाने वाली केराटिन से अभिक्रिया करके लाल रंग उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना, केराटिन से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ गए हैं। कंप्यूटर पे हमारे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? कंप्यूटर से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों से देखिए दोस्तों प्रश्न बने हुए हैं। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। साइबर सिक्योरिटी से जो है प्रश्न बने हुए हैं। क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा शॉर्टकट है? तो Alt+F4 दबा देते हैं दोस्तों, तो इससे जो है कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है ना, ये तो हमें पता ही है। शॉर्टकट पूछा गया है।
फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है ये हमें बताना है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म दोस्तों पूछा गया है इसमें। और कैश मेमोरी से जो है क्वेश्चन बना हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र से जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, मैनेजमेंट से क्या क्या आज के पेपर में पूछा गया है, तो मैनेजमेंट से दोस्तों डिमांड मार्केटिंग का क्वेश्चन बना हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन पूछा गया है। और पेटेंट्स से जो है प्रश्न बना हुआ है। मार्केटिंग और सेलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। बजटिंग से प्रश्न बना हुआ है। कैपिटल बजट, जीरो बजट, इनसे प्रश्न बना हुआ है। नियोजन से प्रश्न जो है दोस्तों बना हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आई होप ये वीडियो आप लोगों को मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आगे के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ कि इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। काफ़ी मेहनत लगती है क्वेश्चन को निकालने में, बच्चों से पूछने में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जितनी भी वीडियोज़ आप लोग के लिए डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। मैंने 15 मार्च की भी वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैंने 16 मार्च का भी जो है वीडियो डाला हुआ है। तो इससे आपको काफ़ी पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन की हमें जो है प्रिपेयरिंग करके जाना है, ठीक है। तो काफ़ी आपको हेल्प इससे मिल जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।